शिवाजी महान की जीवन यात्रा श्रृंखला का दूसरा भाग। अब आगे सुनिए। 1636 में शाहजी ने बीजापुर के लिए काम करना शुरू किया और उन्हें पूना दे दिया गया। जब शाहजी को शासक आदिल शाह द्वारा बेंगलोर स्थानांतरित कर दिया गया तो उन्होंने दादोजी कोंडदेव को पूना का प्रशासक नियुक्त किया। इसके बाद शिवाजी और जीजाबाई पूना में बस गए। 1647 में कोंडादेव के निधन के बाद शिवाजी ने प्रशासन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उनकी पहली कार्रवाई ने सीधे तौर पर बीजापुर की सरकार को चुनौती दी। बीजापुर सल्तनत के साथ संघर्ष करते हुए शिवाजी, जो उस समय 16 वर्ष के थे, ने सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की बीमारी के कारण हुई अराजकता का फायदा उठाया और प्रचुर खजाने के साथ तोरना किले पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। अगले 2 वर्षों में शिवाजी पुणे के पास पुरंदर, कोंढाना और चाकन सहित कई महत्वपूर्ण किलों को जीतने में कामयाब रहे। इसके अतिरिक्त उसने पुणे के पूर्व में सुपा, बारामती और इंदापुर जैसे क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। तोरना से प्राप्त धन का उपयोग करते हुए उन्होंने राजगढ़ नामक एक नए किले का निर्माण किया, जो 1 दशक से अधिक समय तक उनकी सरकार के मुख्यालय के रूप में कार्य करता रहा। इसके बाद शिवाजी पश्चिम की ओर आगे बढ़े और कल्याण के महत्वपूर्ण शहर पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। इन कार्रवाइयों ने बीजापुर सरकार का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने प्रतिक्रिया की मांग की। परिणामस्वरूप 25 जुलाई 1648 को शिवाजी के पिता शाहजी को शिवाजी की प्रगति में बाधा डालने के प्रयास में बीजापुर सरकार के आदेश के बाद बाजी घोरपड़े नामक एक साथी मराठा सरदार द्वारा कैद कर लिया गया था। 1649 में जिंजी पर कब्जा करने के बाद शाहजी की रिहाई हुई, जिससे कर्नाटक क्षेत्र में आदिल शाह का प्रभुत्व सुनिश्चित हो गया। 1649 और 1655 के बीच शिवाजी ने अस्थायी रूप से अपनी विजय यात्राएं बंद कर दी और अपनी शक्ति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। अपने पिता की रिहाई के बाद शिवाजी ने छापेमारी फिर से शुरू की और 1656 में विवादास्पद रूप से बीजापुर शहर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने एक साथी मराठा सरदार चंद्रराव मोरे की भी हत्या कर दी और महाबलेश्वर के पास जवाली घाटी पर कब्जा कर लिया। इस विजय ने शिवाजी को दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी महाराष्ट्र में अपने आक्रमण का विस्तार करने की अनुमति दी। भोंसले और मोरे परिवारों के अलावा सावंतवाड़ी के सावंत, मुधोल के घोरपड़े, फलटन के निम्बालकर, शिर्के, माने और मोहिते जैसे अन्य प्रभावशाली परिवारों ने बीजापुर के आदिलशाही की सेवा की, जिनके पास अक्सर देशमुखी अधिकार थे। शिवाजी ने इन शक्तिशाली परिवारों पर काबू पाने के लिए विभिन्न रणनीतियों का इस्तेमाल किया, जिनमें वैवाहिक गठबंधन बनाना, देशमुखों के बजाय सीधे गांव के पाटिलों से निपटना या उन्हें वश में करने के लिए बल का उपयोग करना शामिल था। उनके मन में अपने बेटे के प्रति मिश्रित भावनाएं थीं और वे उसके विद्रोही कार्यों से असहमत थे। वास्तव में उन्होंने बीजापुरियों से यहाँ तक कहा कि वे शिवाजी को जैसे चाहे वैसे संभालें। 1664-1665 के आसपास एक शिकार दुर्घटना के कारण शाहजी की मृत्यु हो गई। अफजल खान के साथ लड़ाई में शामिल हो जाओ। शिवाजी की सेना से अपनी हार से असंतुष्ट बीजापुर सल्तनत को अपने जागीरदार शाहजी की अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। हालांकि मुगलों के साथ शांति संधि करने और युवा अली आदिल शाह द्वितीय को व्यापक रूप से सुल्तान के रूप में स्वीकार करने के बाद बीजापुर की सरकार अधिक स्थिर हो गई और अपना ध्यान शिवाजी की ओर केंद्रित कर दिया। 1657 में या तो स्वयं सुल्तान या उसकी मां, जो उस समय शासन कर रही थी, ने शिवाजी को पकड़ने के लिए एक अनुभवी सेनापति अफजल खान को भेजा। उनके साथ युद्ध करने से पहले बीजापुरी सेना ने तुलजा भवानी मंदिर, जो शिवाजी के परिवार के लिए पवित्र है, और पंढरपुर में विठोबा मंदिर, जो एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है, में अपवित्रता की। बीजापुरी सेना द्वारा पीछा किए जाने पर शिवाजी ने प्रतापगढ़ किले में पीछे हटने का फैसला किया,
जहां उनके सहयोगियों ने उनसे आत्मसमर्पण करने का आग्रह किया। दोनों सेनाएं खड़ी थीं, क्योंकि शिवाजी घेराबंदी नहीं तोड़ सके और अफजल खान के पास मजबूत घुड़सवार सेना होने के बावजूद किले पर कब्जा करने के लिए आवश्यक उपकरणों का अभाव था। 2 महीने के बाद अफजल खान ने शिवाजी को बातचीत के लिए किले के बाहर एक निजी बैठक का प्रस्ताव देते हुए एक संदेश भेजा। दोनों व्यक्तियों की मुलाकात 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ किले की तलहटी में स्थित एक झोपड़ी में हुई थी। कानून के मुताबिक उन्हें सिर्फ एक तलवार और एक अनुयायी लाने की इजाजत थी। हालांकि शिवाजी को संदेह था कि अफजल खान उन्हें गिरफ्तार करने या उन पर हमला करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए शिवाजी ने अपने कपड़ों के नीचे कवच पहनकर अपनी बाईं बांह पर एक बाघ नखा धातु बाघ का पंजा छिपाकर और अपने दाहिने हाथ में एक खंजर लेकर सावधानी बरती। उनकी मुलाकात के दौरान क्या हुआ इसका सटीक विवरण अनिश्चित है, क्योंकि वे मराठा स्रोतों में किंवदंतियों से जुड़े हुए हैं। हालांकि इस बात पर सहमति है कि दोनों के बीच शारीरिक संघर्ष हुआ, जिसके परिणामस्वरूप खान की मृत्यु हो गई। अपने खंजर से शिवाजी के कवच को छेदने की खान की असफल कोशिश के बावजूद शिवाजी उसे काटने में कामयाब रहे। इसके बाद शिवाजी ने तोप चलाकर अपनी छुपी हुई सेना को बीजापुरी सेना पर हमला करने का संकेत दिया। 10 नवंबर 1659 को हुई प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी की सेना बीजापुर सल्तनत की सेना के खिलाफ विजयी हुई। बीजापुर सेना के 3000 से अधिक सैनिक मारे गए और अफजल खान के 2 बेटे, एक उच्च पदस्थ सरदार, 2 मराठा प्रमुखों के साथ कैदी के रूप में ले लिए गए। विजय के बाद शिवाजी ने प्रतापगढ़ के नीचे एक भव्य निरीक्षण किया। पकड़े गए दुश्मनों, जिनमें अधिकारी और सैनिक दोनों शामिल थे, को रिहा कर दिया गया और प्रावधानों, धन और अन्य उपहारों के साथ घर वापस भेज दिया गया। मराठों को उचित पुरस्कार दिया गया। बीजापुर द्वारा भेजी गई सेना को सफलतापूर्वक हराने के बाद शिवाजी की सेना कोंकण और कोल्हापुर की ओर आगे बढ़ी। फिर वे पन्हाला किले पर कब्जा करने में कामयाब रहे और 1659 में उन्होंने रुस्तम जमान और फजल खान के नेतृत्व वाली बीजापुरी सेना को हराया। 1660 में आदिल शाह ने मुगलों के सहयोग से, जिन्होंने उत्तर से हमला करने की योजना बनाई थी, शिवाजी की दक्षिणी सीमा पर हमला करने के लिए अपने सेनापति सिद्दी जौहर को भेजा। इस दौरान शिवाजी और उनकी सेना पन्हाला किले पर तैनात थे। सिद्दी जौहर की सेना ने 1660 के मध्य में पन्हाला की घेराबंदी कर दी, जिससे किले के आपूर्ति मार्ग प्रभावी रूप से बंद हो गए। पन्हाला पर बमबारी के दौरान अपनी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सिद्दी जौहर ने राजापुर में अंग्रेजों से हथगोले प्राप्त किए और किले पर हमले में सहायता के लिए अंग्रेजी तोपखाने को भी काम पर रखा। कथित विश्वासघात के इस कृत्य ने शिवाजी को क्रोधित कर दिया, जिससे दिसंबर में उनकी जीत हुई, जब उन्होंने राजापुर में अंग्रेजी कारखाने को लूट लिया और 4 अंग्रेजी अधिकारियों को पकड़ लिया। सिद्दी जौहर की सेना ने 1660 के दशक के मध्य में पन्हाला की घेराबंदी कर दी, जिससे किले के आपूर्ति मार्ग अवरुद्ध हो गए। पन्हाला पर बमबारी के बीच सिद्दी जौहर ने अपनी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए राजापुर में अंग्रेजों से हथगोले हासिल किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने बमबारी में सहायता के लिए अंग्रेजी तोपखाने वालों को भी शामिल किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि किला ब्रिटिश ध्वज का उपयोग कर रहा था। कथित विश्वासघात के इस कृत्य ने शिवाजी को बहुत क्रोधित किया, जिससे उन्हें दिसंबर में राजापुर में अंग्रेजी कारखाने को लूटने और 4 कर्मचारियों को बंदी बनाकर जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें 1663 के मध्य तक पकड़े रखा। महीनों तक घेरे में रहने के बाद शिवाजी ने सिद्दी जौहर के साथ बातचीत की और 22 सितंबर 1660 को किले को आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में विशालगढ़ से पीछे हट गए। 1673 में शिवाजी ने पन्हाला पर पुनः अधिकार कर लिया। शिवाजी रात में छिपकर पन्हाला से भागने में सफल रहे।
जैसे ही दुश्मन की घुड़सवार सेना ने उनका पीछा किया, एक मराठा सरदार बंडल देशमुख ने बाजी प्रभु देशपांडे के नेतृत्व में 300 सैनिकों के साथ बहादुरी से घोड़खिंड में एक घातक युद्ध में शामिल होने की पेशकश की। इस बहादुरी भरे कार्य से शिवाजी और सेना के बाकी सदस्यों को विशालगढ़ किले में शरण लेने का मौका मिल गया। पवन हिंद की आगामी लड़ाई में छोटी मराठा सेना ने शिवाजी को भागने का समय देने के लिए बड़े दुश्मन को रोक दिया। बाजी प्रभु देशपांडे घायल हो गए, लेकिन तब तक लड़ते रहे जब तक कि उन्होंने 13 जुलाई 1660 की शाम को विशालगढ़ से तोप की आवाज नहीं सुनी। ये संकेत था कि शिवाजी किले में सुरक्षित पहुंच गए थे। खिंड वर्ष खिंड का अर्थ है संकीर्ण पहाड़ी दर्रा को बाद में बाजी प्रभु देशपांडे, शिबोसेन जाधव, फुलोजी और वहां लड़ने वाले अन्य सभी सैनिकों के सम्मान में पवन खिंड पवित्र दर्रा नाम दिया गया। ये था शिवाजी महान की जीवन यात्रा श्रृंखला का दूसरा भाग। आगे की कहानी भाग 3 में। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।